हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 साइंस के रिगार्डिंग पेपर को सॉल्व करते हैं और हमारा सेट है सेट नंबर 2, कोड है 3142। तो इस पेपर में सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आया था। इसमें हमको बताना है मेंशन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले प्लेसेंटा में क्या लिखेंगे आप? न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये फर्स्ट का आंसर है, ए पार्ट इसका। बी पार्ट में फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, इसमें ओवम और एग्स क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं। सी, इसके बाद यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है और इसमें ग्रोथ होती है किसकी? एम्ब्रियो की, ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, और इसमें डी क्या पूछ रहा है? इसमें ओवरी इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आपको क्या बताना है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, यूजिंग हाइट, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ऑफ अ प्लांट एज एन एग्जाम्पल शो दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और ट्रेड्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप कैसे लिखना था आपको? जीन इज द सेक्शन ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम दैट कोड द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन कंट्रोलिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Suppose a plant progeny possesses gene for the characteristic called tallness. The gene for tallness will give instruction to the plant cell to generate many plant growth hormones, due to which the plant will grow tall. On the other hand, if the plant has the gene for shortness, less plant growth hormones will be produced, due to which the plant will not grow much and remain a dwarf plant. तो इस तरह से इसका आपको आंसर लिखना था। अब देखिए इसका जो और वाला पार्ट है उसमें आपको क्या लिखना था? इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर्ड एंड वाइट कलर्ड फ्लावर, व्हेन प्लांट्स विद रेड कलर्ड फ्लावर ऑफ F1 जनरेशन वर सेल्फ पोलिनेटेड, प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर obtained in which 75% of plants were with red flowers and 25% were with white flowers. Explain the inheritance of the trait in the above cross with the help of flow chart only along with the ratio of plants obtained. तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये आर ये अपर केस को क्या मान लेंगे हम? डोमिनेंट। और ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा रेड। ओके, और इसमें लोअर केस को क्या मान लेंगे आप? रिसेसिव। और ये क्या है आपका? वाइट। ओके, अब देखिए, अब हमें इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाना है, सिंगल करेक्टर है। तो देखिए आर और इसमें स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये तो आपका रेड हो गया, यहाँ लिख देंगे रेड और ये क्या लिख देंगे? वाइट। अब देखिए इसमें ये आर और इसमें ये स्मॉल आर, ये आपके क्या हो जाएंगे? गैमेट्स। क्या हो जाएंगे? गैमेट्स। और ये क्या हो जाएंगे? पेरेंट जनरेशन। ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन, ये गैमेट्स हो जाएंगे। अब देखिए इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? F1 जनरेशन में क्या बनेगा? F1 जनरेशन, इसमें क्या बनेगा आपका? कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो ये क्या होगा? रेड कलर होगा, क्योंकि डोमिनेंट क्या है? रेड है। तो ये क्या किस कलर में होगा? रेड में होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सेल्फ देखिए ऐसे 4 टाइम्स बनेंगे, ये आर स्मॉल आर और आर स्मॉल आर, ऐसे 4 बार बनेंगे। तो हमने 2 में सेल्फिंग कराई, सेल्फ, तो ये आर स्मॉल आर और आर स्मॉल आर इन दोनों के बीच में कराएंगे। तो इन दोनों के बीच में कराएंगे तो अब यूनिट स्क्वायर मेथड से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आर, ये स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? आर और ये स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा? आर, ये क्या आ जाएगा आपका? आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। ठीक है, अब देखेंगे आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो 3:1 का आपका फिनोटाइपिक रेशो बन रहा है। तो इसमें रेड का 3 पार्ट हो जाएगा। देखिए आर डोमिनेंट कैरेक्टर, इसमें तो आर
और इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल आर है इसलिए रेड, इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल आर है इसलिए रेड, और इसमें सारे क्या है अपर केस वाले, लोअर केस वाले रिसेसिव है, तो इसमें वाइट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 3:1 का बन रहा है। ये किस में आएगा? F2 जनरेशन में। क्या किस में आएगा? F2 जनरेशन में। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 75% प्लांट है वो रेड फ्लावर्स होंगे, देखिए 75% है, और 25% है वो वाइट फ्लावर है, देखिए ये 25%। तो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बना देना था। देखिए स्टूडेंट, हमारा पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हमें ये कंपाउंड्स दे रखे हैं गिवन, इसमें हमें क्या बताना है? विच वन ऑफ दीज कंपाउंड्स बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। तो देखिए एल्कोहल होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 और ये OH। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो ये क्या जाएगा? C1, C मतलब H, या 1 पुट कर दीजिए तो CH3OH, और यहाँ पर CH3OH ये वाला बन रहा है, तो इसमें सेकेंड हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? CH3OH। ठीक है, ये वाला आ जाएगा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला, देखिए आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो इसको फॉलो कर रहा है? देखिए इसमें ये वाला कंपाउंड बन रहा है C3H4। देखिए यहाँ पर 3 रखिए, देखिए C3 यहाँ पर 3 रखिए, 3 2 6, 6 - 2 कितना होता है? 4, यही बन रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? C3H4। अब देखिए नेक्स्ट, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच CH3 COOH बिलोंग्स। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2, ये जनरल फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर आप 1 पुट करिए तो C, ये 1 C बन जाएगा ओनली, H यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये O2। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, HCOO है ना, OOH। तो ये क्या बन गया हमारा? फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया? यहाँ पे आप लिखेंगे HCOOH। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? फॉर्मिक एसिड। इसमें से हमने कुछ नहीं करा, CH2 माइनस करा है, जो ये आपका जो ये वाला है CH3COOH, इसमें से लेस कर दिया CH2, जब तो ये होमोलोगस का एक कंपाउंड होगा, इसका पहले वाला मतलब लोएस्ट वाला, तो ये आ जाएगा हमारा, और जनरल फॉर्मूला ये होता ही है, इसमें 1 पुट करेंगे तो आपका ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉर्मिक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो आया था हमारा क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू विच द कंपाउंड C4H8 बिलोंग। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n इस तरह का ही बन रहा है। देखिए n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 2 जा 4 का डबल कितना होगा? 8, तो ये वाला फॉर्म हो रहा है। और ये किस में होता है? एल्कीन में। किस में होता है? एल्कीन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन है, द इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैज़ लेड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लिस्ट 2 रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको इसमें 2 एग्जाम्पल ले लेने हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन ले लेना, एक मोबाइल फ़ोन, और आप इसमें बता देना मोबाइल फ़ोन में कि ये किस तरह से वेस्ट होता जा रहा है। देखिए आप स्मार्टफोन आते जा रहे हैं, तो जो जितने भी पुराने फ़ोन्स हैं वो एक तरह से डेड हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल हो जाता है, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाते हैं। दूसरा आप ले लेना प्लास्टिक से ले लेना। अब प्लास्टिक भी देखिए कितना यूज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें आप 2 एग्जांपल लेके अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसका देखिए और वाला पार्ट भी इसका ही जैसा है, द चेंज इन द पैकेजिंग हैज़ रिजल्टेड इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, गिव 2 एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल आप ले लेना पॉलीथीन। ठीक है, ये पॉलीथीन का आपको पता ही है कितना हार्मफुल होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से ये बहुत सारा कलेक्ट होके एक मतलब हमारे लिए डेली लाइफ में क्या हो रहा है, इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वेस्ट के रूप में जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, पॉलीथीन के बारे में आप और भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते थे, यहाँ पर जैसे आप प्लास्टिक कवर ले सकते थे, प्लास्टिक कवर
अब देखिए जितनी ज़्यादा आपकी वे ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड होती जाएगी उसके हिसाब से देखिए आप चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, उतने ही आप गुड्स मंगाएंगे, सामान मंगाएंगे। जैसे आप मान लीजिए अमेजोन से आप सामान मंगाते जा रहे हैं या फ्लिपकार्ट से आप सामान लेते जा रहे हैं, तो वो क्या प्लास्टिक कवर में ही तो आते हैं, और वो प्लास्टिक कवर क्या होते हैं, वेस्ट ही तो होता है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी आप बनाकर लिख से आ सकते थे। तो ये 2 एग्जाम्पल आप ले सकते थे इसमें, ठीक। अब देखिए जो हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, व्हाट इज रीजनरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। तो देखिए रीजनरेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, देखिए ये प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल organism from its body part is called regeneration, ठीक है। तो इसमें ये डेफिनेशन आप लिख कर आ सकते थे, और इसके एग्जांपल हाइड्रा, प्लेन एरिया, ये आप लिख कर आ सकते थे। और इसमें आपको जैसे प्लेन एरिया का आपको एक्सप्लेन करना था, तो प्लेन एरिया में आप क्या बनाते, एक डायग्राम बनाते हैं ऐसा कुछ, ये प्लेन एरिया, और इसके आप ये पेरेंट प्लेन एरिया होता था, पेरेंट प्लेन एरिया, ठीक है। और इसमें आप इसके सेगमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये सेगमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी प्लेन एरिया एक फॉर्म हो जाता, इससे भी एक प्लेन एरिया फॉर्म हो जाता, और इससे भी एक प्लेन एरिया फुल का फुल फॉर्म हो जाता। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन लिया था हमने, क्या लिया था, फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पर आप बताते थे डॉटर प्लेन एरिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते थे। और इसमें आप थोड़ा सा बता सकते थे कि प्लेन एरिया हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन इफ द बॉडी ऑफ प्लेन एरिया इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रोस इनटू अ कंप्लीट, देखिए कंप्लीट हो रहा है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ये अपने आप को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आ सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, एज शोन इन द डायग्राम एन एल्यूमिनियम रोड AB इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन द 2 poles ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू magnet in such a way that the axis of rod is horizontal and the direction of the magnetic field is vertically upward. The rod is connected in series with a battery and a key. तो देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट दिखाया हुआ है, इसमें हमें बताना है A, what is observed when a current is passed through the aluminum rod from end B to end A. तो B से A में करंट जा रहा है, ठीक है, B से A में करंट जा रहा है। और ये आपका क्या दे रखा है आपको, साउथ, यहाँ पर साउथ है, और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ, और ये अपना हॉर्स मैग्नेट है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, तो सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ क्या होता है हमारा, ये नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हो गई, ओके। अब देखिए इसके बाद ये जो करंट है इस डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलर है, तो मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन है, ये करंट हो गया I। तो थोड़ा अरेंजमेंट इस तरह, ध्यान रखिए इस तरह से है ना। तो देखिए जब ये हो गया तो इसके अब देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का हम में लेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ये करंट होता है और ये मैग्नेट होता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके निकालेंगे, तो ये जो डायरेक्शन आएगी आपकी, ये किसकी डायरेक्शन आएगी, फोर्स की, ठीक है। यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी, क्योंकि ये करंट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्स की डायरेक्शन। तो जो ये B टू A, B से A में करंट जा रहा है, वो इसको इस तरफ ले जाएगा, किस तरफ, इस तरफ ले जाएगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ ले जाएगा। तो क्या करेंगे, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ करंट पास थ्रू द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम एंड B टू एंड A। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो रोड है इस तरफ मूव हो जाएगी, ठीक है, इस तरफ इसका फोर्स का डायरेक्शन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन अ सिचुएशन इन विच द एक्सिस ऑफ द रोड AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and current is passed in the rod in the same direction. देखिए क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड इन द रोड इन द सेम डायरेक्शन। अब हम अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि जो आपका
करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर ईच अदर। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। लेकिन जब सेम डायरेक्शन दे रखी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट की सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका और वाला पार्ट है। और वाला पार्ट में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। तो सबसे पहले देखिए आप एक मैग्नेट बना देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। अब देखिए नॉर्थ टू साउथ में आउटवर्ड ऐसे फील्ड लाइन जनरेट होती है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है आउटवर्ड में, नॉर्थ टू साउथ, और इनवर्ड में कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए आप यहाँ पर कंपास लाएंगे और कंपास में आप यहाँ से इस तरफ अरेंजमेंट भी ले जाएंगे। देखिए एक बार कंपास यहाँ रखिए, फिर यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ पर रखिए, तो आपको देखिए इसमें जो मैग्नेटिक जो ये कंपास की नीडल है ना, इस तरफ मूव करेगी, तो आप देखना इस तरफ आपका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका ये मैग्नेट बना के और ये डायरेक्शन का प्रूफ कर देना है। तो इस तरह से आप जब ये बनाएंगे तो आप अपने ये डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट में जो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो इस तरफ आता है, नॉर्थ टू साउथ तो आउटवर्ड होती है और साउथ टू नॉर्थ इनवर्ड होती है। किसकी मदद से, कंपास की मदद से। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट आपका जो 7वां क्वेश्चन आया था, इसमें स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या लिखता है आप, द फिजिकल and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic नंबर्स। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका आंसर हो गया इतने। अब हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आप लिखेंगे 7 तो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, और इसमें जो 18 होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर होता। देखिए स्टूडेंट सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, अब सेक्शन बी को करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वाट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मीन्स फाइंड। सबसे पहले करंट ड्रॉन फ्रॉम द मीन्स। तो देखिए वाट है तो ये आपको क्या दे रखा है, पावर दे रखी है, और वोल्ट कितना दे रखा है आपको, वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है, और अब हम जानते हैं P बराबर इक्वल्स टू क्या होता है, VI, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, P की वैल्यू कितनी है 1100, ठीक है, V की वैल्यू कितनी है 220, और यहाँ से I। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1100 अपॉन 220, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 22 5 जो कितना होता है 110, तो ये आपका I क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर तो 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। ठीक है, 5 आवर्स के लिए आपने यूज किया, तो इसमें क्या होगा, देखिए पावर है आपके पास। अब देखिए जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, जो घरों में क्या यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट, पावर की कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, और वो क्या आती है, किलोवाट आवर। ठीक है, देखिए किलोवाट तो हमें दे रखा है, ये वाट दे रखा है, तो इसको किलो में चेंज कर देंगे, तो किलो में कितना आ जाएगा, तो ये किलो में देखिए आप आ जाएगा 1.1 किलोवाट। ठीक है, 1.1 किलोवाट। देखिए इसमें 1000 का आप डिवाइड कर देना, तो ये 1.1 किलोवाट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1.1 किलोवाट, ये हो गया। और हावर्स कितने हैं 5 आवर्स,
तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5.5 किलोवाट हावर। ठीक है, अब देखिए 6 डेज़ के लिए 6 डेज़ में कितना होगा इसका, तो ये तो 1 डेज़ का है, ये 1 डे का है ना। 6 डेज़ के लिए कितना होगा, 6 डेज़ के लिए हो जाएगा 5.5 × 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0 3 6 5 जो 30 और 33। ठीक है, ये पॉइंट लगा देंगे एक बार, तो ये 33 किलोवाट हावर ये आपका 6 डे का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ़ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज़ 5। तो देखिए किलोवाट हावर है और कमर्शियल यूनिट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 33 यूनिट्स। क्या लिख सकता हूँ 33 यूनिट्स, ये भी लिख सकता हूँ। अब देखिए 1 यूनिट का प्राइस कितना है 5 रुपीज़, तो 33 यूनिट्स का प्राइस कितना हो जाएगा। देखिए 1 यूनिट का प्राइस कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, ये 5 रुपीज़, तो 33 यूनिट्स का कितना हो जाएगा 5 × 33। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 5 3 जो 15 5 1 5 3 165 इतने रुपीज़ आपको कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इतने रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका और वाला पार्ट है, उसमें क्या पूछा था कि ये आपको ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये R1 5 है, R1 क्या है 5 ओम। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 ओम, और ये 10 ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। अगर इनको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/10। देखिए 1/10, देखिए 1/10 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 10 ये 2 और ये क्या आ जाएगा 1/R पैरेलल जो ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा R पैरेलल में ये आ जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है, तो इसका टोटल इस पूरे का टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, और ये 10 ओम है और ये 5 ओम है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 + 10 5 प्लस ये 5 और ये 10 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका इफेक्टिव आ गया। सेकंड क्या पूछा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो V बराबर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, आप पहले ये लिखना अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, फिर ये लिखना V = IR। ठीक है, अब यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट। ठीक है, I अब हमको निकालना है करंट और R की वैल्यू इफेक्टिव क्या है 20, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर। ओके, तो ये आपका आ गया। अब देखिए थर्ड क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। अब देखिए करंट इसमें जाएगा, करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। अब 5 ओम में निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे V बराबर IR। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 220। ठीक है, और I की वैल्यू आपको वोल्ट निकालनी है ना, रुको। ठीक है, तो V आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम 5 ओम में, किस में करना है 5 ओम में आपको V फाइंड आउट करना है। तो देखिए I की वैल्यू कितनी है 1 और R की वैल्यू कितनी है इसमें 5। ठीक है, तो V 1 ओम में कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा ये 5 ओम। ठीक है, 5 ओम में कितना आ जाएगा आपका 5 वोल्टेज, यह आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था, यू आर प्रोवाइडेड विद अ रजिस्टर अ की। देखिए रजिस्टर दे रखा है, की दे रखी है, अमीटर दे रखा है, वोल्ट मीटर दे रखा है और 4 सेल्स दे रखे हैं। ईच एंड फ्यू कनेक्टिंग वायर्स यूजिंग दीज सर्किट कंपोनेंट्स, ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम टू शो द सेट ऑफ द स्टडी द ओम्स लॉ। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, ये आपका रजिस्टर दे रखा है R। ठीक है, ये रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमको ये सर्किट में 4 बैटरी लगानी है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई 4 बैटरीज हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको एक की लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक आमीटर भी लगाना है इसमें। ठीक है, और इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसमें आपको 1.5 ये देखिए 1.5 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, और यहाँ पर आपको एक वोल्ट मीटर लगा देना है। ये वोल्ट मीटर लगा दिया हमने। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पर हमने की लगा दी। ठीक है, और यहाँ पर हमने करंट I पास कर दिया। ठीक है, ऐसे।
ठीक है, तो ये हमारा सर्किट बन गया। ठीक है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है IR। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ऑल्सो ड्रॉ VI ग्राफ टेकिंग V ऑन द एक्सिस। तो इसमें आप एक ग्राफ बनाएंगे और देखिए इसमें साफ साफ बोला है कि V ऑन एक्सिस, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ये वाली होती है, तो यहाँ पर वोल्टेज ले लेंगे और यहाँ पर करंट ले लेंगे और यहाँ पर आप कुछ वैल्यू लेके पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसमें आप इसमें प्रूफ भी कर सकते हैं कुछ वैल्यू I की लेके और V की वैल्यू लेके आप इसमें देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप आंसर करके आ सकते थे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं ये, डायमंड एंड ग्रेफाइट, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, एक्सप्लेन वाई। तो देखिए इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है क्योंकि ये दोनों कार्बन के बने होते हैं और ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यहाँ पर लिखते हैं हम डायमंड, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, अब देखिए डायमंड और ग्रेफाइट में क्या होता है, डायमंड किस में शेप में होता है, 3D शेप में, और ग्रेफाइट होता है 2D शेप में। ठीक है, ये 3D और ये 2D शेप में। ये क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड शेप का, और ये रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, और इसमें क्या होता है, स्लिपरी होता है, स्लिपरी। ठीक है, अब इसमें आप और क्या बता सकते हैं, ये पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें और क्या बता सकते हैं, ये टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद आप और क्या बता सकते हैं, इसमें जो ईच कार्बन है, ईच कार्बन एटम बॉन्ड्स टू 4 अदर एटम्स, किसके, कार्बन एटम्स के। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईच कार्बन एटम बॉन्ड्स टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, डायमंड जो होता है ना एक रिजिड शेप की होती है, जिसमें क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए ऐसे कुछ इस तरह से बनाता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें क्या होता है, ये बहुत रिजिड होता है, और ये इसमें जो ईच कार्बन है ना, ये कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, ऐसी लेयर्स होती है बहुत सारी, इस तरह से लेयर्स होती है, और ये आपस में इसमें हाइड्रोजन, ये जो होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। ठीक है, ये वॉन्डरवॉल बॉन्ड होता है जिससे ये बॉन्ड बहुत लेस होता है, बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूवेबल होते हैं, जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस वजह से इनमें चेंज आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, देखिए इसमें जो और वाला पार्ट था, स्टेट द रीज़न वाई कार्बन कैन नॉट, फर्स्ट है इसमें लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C+4 कैटायंस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C एनायन, मतलब ये माइनस में। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले सपोज कीजिए, अगर देखिए कार्बन है, कार्बन का अगर हम देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, और इसमें कितनी शेल होंगी, 2 शेल्स होगी। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अब सपोज कीजिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है और C ये कैटायन बना रहा है, क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
एनर्जी यहाँ पर लॉस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और उसके बाद भी ये स्टेबल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, अब देखिए सपोज कीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो इसमें प्रोटॉन कितने बचे, 6 प्रोटॉन ही बचे, ठीक है। और उसके साथ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसके साथ। अब देखिए 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या स्टेबल रह सकते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, नॉट स्टेबल कंडीशन, ठीक है, नॉट स्टेबल कंडीशन। अब देखिए सेकंड केस की बात करते हैं, गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 - N। अब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए। अब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो इसमें 6 प्रोटॉन होगा और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये तो 6 तो पहले से थे इलेक्ट्रॉन, 4 और ले लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इस बॉन्ड में क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर वीक हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये भी कंडीशन क्या होगी, नॉट स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म इसलिए नहीं होते। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, हाउ डज कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू फॉर्म कंपाउंड। अब इस प्रॉब्लम को कार्बन कैसे कम करता है, मतलब इस प्रॉब्लम से कैसे निकल पाता है, तो उसमें क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। क्या करता है, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। इसमें आपको लिखना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है और दूसरे वाले का भी कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बनाते रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यही कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बन जाता है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, इन फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन बट द फीमेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम ओनली कंसर्न पार्ट्स हाउ द मेल जर्म सेल रीच द ओवरी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं आप इसमें, तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से आपको इसमें डायग्राम बनाना था और इसके सारे पार्ट्स के नाम लिखने थे, और फिर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको आपको बताना था कि जैसे पोलन ग्रेन आते हैं, फिर पोलन ट्यूब्स बनाते हैं और फिर यहाँ पे जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं और यहाँ पे एंडोस्पर्म्स बना लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके आ सकते थे विद डायग्राम, और इसके पार्ट्स के नाम लिखने थे आपको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, नेम द एलिमेंट हुज कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाई द चूज द दीज एलिमेंट्स, हाउ द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड हैड helped Mendeleev is deciding the position of element in his periodic table। तो सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम बताएंगे आप। तो इसमें सबसे पहले क्या लिया था इसने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये लिया था इसने, और इसी के बिहाव पर इसने पीरियोडिक टेबल फॉर्म की थी। और इसने वाई क्यों लिया था इसने, वाई, तो इसका जवाब है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोमिनेंट नॉन एलिमेंट थे उस टाइम के लिए, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको स्टडी जो भी कंपाउंड थे उनके साथ की जा सकती थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन form compound with most of the element due to their high reactivity, हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। और ये प्रोमिनेंट थे, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे तो ये प्रोमिनेंट थे, प्रोमिनेंट नॉन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने
ये यूज लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या क्या पूछ रहा है ये, हाउ द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड हैड हेल्प्ड मैंडलीव इन डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ही कंसंट्रेटेड, मतलब जो मैंडलीव है उसने कंसंट्रेटेड किया, कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड formed by elements with oxygen and hydrogen, ठीक है, and he choose the formula of compound as the basis for deciding the position of elements in his table, ठीक है। इस तरह से उसने इस टेबल में देखिए उसने कंसंट्रेट करा कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो उसने क्या करा, ही चूज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन हिज टेबल, ठीक है। इस तरह से उसने क्या करा था, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं उनको ग्रुप्ड कर दिया, एक ग्रुप में लगा दिया उनको, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बना दिया। जैसे उसने देखा था कि भाई कोई एलिमेंट ले लिया उसके साथ ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर रहा है, और कोई एलिमेंट ले लिया जो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसने इस बिहाव पर अपनी पीरियोडिक टेबल को तैयार कर लिया था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम solar input to a food chain having 4 trophic level in an ecosystem. List 2 interference that can be drawn from the energy flow diagram. तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले सन लिखेंगे, ठीक है, सन से कितना 1%, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 10%। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड के बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इसमें भी कितना हो जाएगा 10%। और फिर उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इसमें भी क्या हो जाएगा 10%। तो देखिए ये चीज़ आप बना लेंगे इसमें। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए इसमें ये जो सन है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या आता है, ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, इसमें प्लांट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स वगैरह, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल में क्या आते हैं, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, ठीक है, ये हर्बीवोर्स आते हैं, ठीक है। इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद हमारा सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसमें कौन आते हैं, इसमें कार्निवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, इसमें कौन आता है, इसमें आता है ओमनीवोर्स, ठीक है। इसके आगे होगा नहीं क्योंकि इसके आगे पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ के बाद कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं और ये एनर्जी का जो परसेंटेज है इस तरह से आप शो कर सकते हैं, ठीक। देखिए हमारा सेक्शन बी खत्म होता है, अब सेक्शन सी को करते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी इज द कोइल ऑफ कॉपर वायर having a large number of turns. The ends of the coil are connected with a galvanometer. ये galvanometer आपको शो कर रखा है यहाँ पर। When the north pole of a strong bar magnet is moved towards the end B of the coil, a deflection is observed in the galvanometer.
ठीक है, अब आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग गैल्वेनोमीटर इन द एक्टिविटी एंड वाई डज इन इट्स नीडल डिफ्लेक्ट मोमेंटरीली व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कोइल। तो देखिए गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये करंट के प्रेजेंस को बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट की वैल्यू बताता है, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए जब नीडल डिफ्लेक्ट मोमेंटली व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कोइल, जब मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेट मूव करने से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस कोइल, इसमें चेंज होगा कोइल में अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इंड्यूस होगा करंट, क्या होगा, इंड्यूसेस द करंट, करंट इन गैल्वेनोमीटर्स नीडल विल डिफ्लेक्ट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड कोइल के अंदर, जिससे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में हमें रीडिंग देखने को मिलेगी। A deflection in the galvanometer is also observed when the magnet is held stationary and the coil is moved towards the south of the pole magnet by। तो देखिए इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, क्या होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। और वो करंट किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, मतलब जो आपकी जो कोइल है, कोइल को क्या कर रहा है, मूव करा जा रहा है, और ये मूव करने से कोइल का क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में वो रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और जिसकी वजह से उसमें करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि आपने मैकेनिकल एक्शन करा है और मैकेनिकल एक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, करंट में, ठीक है। ये मैकेनिकल एक्शन है ना, जो फोर्स है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए इसका सी वाला पार्ट है, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी, विल देयर बी एनी चेंज इन द मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इफ नंबर ऑफ टर्न्स in the coil is increased and a more strong magnet is moved towards the coil। तो इसमें क्या होगा, जब ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे और मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा तो इससे डिफ्लेक्शन मोर होगा, मैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज अच्छे से होगा, और ये डिफ्लेक्शन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा पास होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, करंट ज़्यादा पास होगा, और जो गैल्वेनोमीटर है उसमें भी रीडिंग, जो उसकी नीडल है गैल्वेनोमीटर की, वो भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अब देखिए इसका जो और वाला पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर वन एंड ऑफ अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है, ये लिखेंगे द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a coil when a magnetic field changes in the region of the coil, this phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अगर
अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं, अगर चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द कॉइन तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मैकेनिकल एक्शन करना होगा जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है इसमें, वॉट इज ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर वन एंड ऑफ द कोइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये क्या है, स्टेशनरी है। क्या है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के केस में क्या होगा, मैकेनिकल एक्शन तो कुछ होगा नहीं, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, जीरो। तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आप करके आ सकते हैं और इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीसीज, सम एनिमल्स रियली एंटायरली एनवायरमेंट क्यूज। ठीक है, ठीक है, some species is not generally determined, however in human beings the sex of an individual is largely determined genetically। तो इसमें ए पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, in what way are the sex chromosome X and Y different in size, name the mismatched pair of sex chromosomes in humans। तो देखिए इसको आंसर आप कैसे देते हैं, इसमें आप लिखते हैं कि जो X and Y chromosomes also known as the sex chromosomes। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें लिखते हैं कि जो ये एक्स एक्स है ये तो फीमेल में क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं और एक्स वाई किस में होते हैं, मेल में। ठीक है, इतना। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, एक्स एंड वाई डिफरेंट इन साइज। तो देखिए अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और बात करते हैं अगर एक्स और वाई की, तो इसमें जो वाई क्रोमोसोम्स होता है, वाई क्रोमोसोम्स इज वन थर्ड द साइज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इसमें मिसमैच्ड पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन वो क्या है, एक्स वाई। तो देखिए इसका बी वाला पार्ट है, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम्स। तो देखिए 46 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ह्यूमन्स बींग्स में। ठीक है, जिसमें से 22 पेयर्स ये होते हैं आपके ऑटोसोम्स। ठीक है, और 23rd पेयर, जो 23rd पेयर है वो क्या कहलाते हैं, सेक्स वाले क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना था, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर्स हो जाएंगे, ये दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, बोथ में 22 पेयर्स होते हैं। और 23rd पेयर जो होता है, मेल में क्या होता है, एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स। ठीक है, ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। और 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और 23rd वाला पेयर जो आखिरी का पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसमें 22 पेयर्स हो जाएगा। विच ऑफ द पेरेंट्स हैज़ अ मिसमैच्ड पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम मिसमैच्ड वाला कौन सा क्रोमोसोम है, ये मेल का, तो आप बता देंगे ये वाला मेल वाला। ठीक है, अब देखिए इसका जो सी वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे, साइटिंग द 2 एग्जाम्पल जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली। तो देखिए इसमें आप देखिए 2 तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स को। एक तो हमारा ये जेनेटिकली हो गया, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है, इसके अलावा है एनवायरमेंटली। ठीक है, अब एनवायरमेंटली भी 2 एग्जाम्पल हैं आपके, एक तो हो गया आपका स्नेल्स, ठीक है, और एक हो गया लिजार्ड। ठीक है, अब देखिए स्नेल जो होता है
स्नेल में क्या होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन में उसका सेक्स चेंज हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट स्ट्रेस, उसका जो स्ट्रेस कंडीशन है, एनवायरनमेंट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्या कर सकता है, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, ठीक है। डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन और डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन। लिजार्ड क्या होता है, टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए इसका जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, अगर वो ये फर्टिलाइज्ड जो एग होगा वो डिटरमाइंड करेंगे उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो उसका सेक्स डिटरमाइंड होता है, ठीक है। क्या होता है, सेक्स, कि वो आइदर मेल होगा या फीमेल होगा लिजार्ड में, ठीक है। मेल होगा या फीमेल होगा, वो किससे, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपने सेक्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। देखिए इसका और वाला पार्ट है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो दैट सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेरेंट्स मानेंगे, पेरेंट्स, और इसमें फादर और यहाँ पर मदर, ओके। तो फादर के क्रोमोसोम क्या होंगे, XY, और मदर के XX, ठीक है। अब इसके गैमेट्स क्या होंगे, गैमेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ये X एंड Y, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, X एंड X, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्रॉस कराएंगे हम, इसको इसके साथ, ठीक है। और अब इसको क्रॉस कराएंगे, इसको इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बने, XX और XX, ठीक है। अब इसको क्रॉस कराएंगे इसके साथ, और फिर इसको क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, XY और XY। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे फीमेल, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, X क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे भी फीमेल, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मेल, और यहाँ पर मेल, ठीक है। तो ये इतनी, ये 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड, और यहाँ पर भी 50% है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, और ये अपना जायगोट हो ही गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हो स्टूडेंट आपको ये बोर्ड का एग्जाम का सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया हो। ऐसे ही सॉल्यूशंस की अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ये सॉल्यूशन जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।